नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अनमोल उपहार। अनमोल उपहार। कथानक विजय कुमार वत्स। चित्रांकन विट्ठल कांबले। संपादन परमिला जैन। रोग शैया पर पड़े महकगढ़ राज्य के राजा महक सिंह से प्रधानमंत्री हीरा सिंह कह रहा था, क्या बात है महाराज, रात्रि के इस समय दास की कैसे आवश्यकता महसूस हुई? प्रत्युत्तर में राजा महक सिंह ने उसे एक पत्र पकड़ा दिया। इसे पढ़िए प्रधानमंत्री जी। हीरा सिंह ने खोलकर उस पत्र को पढ़ा। राजा महक सिंह, हमने एक गंभीर प्रश्न पर बातचीत करने के लिए अपने अधीनस्थ आसपास के सभी राजाओं को अपने राज्य धनकगढ़ में पूर्णिमा के दिन आमंत्रित किया है। आपको भी पूर्णिमा के दिन धनकगढ़ पहुंचना है, यह हमारा आदेश है। महामहिम महाराजा धनकगढ़ दिग्विजय सिंह। महाराज, आप तो इन दिनों बीमार चल रहे हैं, फिर कैसे धनकगढ़ जा पाएंगे? इसी समस्या को हल करने के लिए ही तो मैंने इस समय तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, यह तो आप जानते ही हैं कि अब जब महाराज दिग्विजय सिंह अपने अधीनस्थ राजाओं को धनकगढ़ में बुलवाते हैं तो उन्हें न चाहते हुए भी धनकगढ़ जाना पड़ता है और महाराजा दिग्विजय सिंह के अगले आदेश तक सभी राजाओं को धनकगढ़ में रुकना पड़ता है। मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए मेरे स्थान पर तुम धनकगढ़ चले जाओ। जाते समय महाराज दिग्विजय सिंह को भेंट में देने के लिए बहुमूल्य उपहार साथ ले जाना न भूलना। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। मैं कल ही धनकगढ़ के लिए प्रस्थान कर दूंगा। अगले दिन प्रातः ही प्रधानमंत्री हीरा सिंह ने धनकगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वह धनकगढ़ पहुंचा तो अन्य राजाओं की भांति उसे भी राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। कल पूर्णिमा है, कल महाराज का विशेष दरबार लगेगा। उस विशेष दरबार में ही महाराजा अन्य राज्यों से आए राजाओं से भेंट करेंगे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगले दिन महाराजा दिग्विजय सिंह का विशेष दरबार लगा। प्रत्येक राजा बारी बारी से महाराज दिग्विजय सिंह को अपना उपहार देकर वह उन्हें प्रणाम कर शिष्टाचार का प्रथम चरण पूरा करने लगे। महामहिम महाराज, मैं पायलगढ़ का राजा धर्मेश हूँ, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। सबसे अंत में हीरा सिंह की बारी आई। उसकी वेशभूषा देखते ही महाराज दिग्विजय सिंह की भौहें टेढ़ी हो गई। तुम किसी देश के राजा तो नहीं लगते? आपने ठीक पहचाना है महामहिम महाराज। फिर तुम कौन हो? महामहिम, मेरा नाम हीरा सिंह है। मैं महकगढ़ राज्य का प्रधानमंत्री हूँ। मेरे महाराज महक सिंह जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके पास भेजा है। यह सुनते ही दिग्विजय सिंह के मन में क्रोध का उबलता हुआ सागर लहरा उठा, पर किसी तरह अपने मन के भावों पर काबू पाता हुआ वह हीरा सिंह से बोला, तुम्हारे महाराज ने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा तो है, पर हमारा कार्य तुमसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। तुम यहीं हमारे राज्य में रुककर अपने महाराज को सूचित करो कि वे शीघ्र ही स्वयं आकर मुझसे मिले। महामहिम, आपका आदेश सिर माथे पर हमारे महाराज इन दिनों हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुमसे जो कहा गया है तुम केवल उसका पालन करो। जब तुम्हारे महाराज यहाँ आएंगे तभी हम उनके हाथों से ये भेंट स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जो आज्ञा महामहिम। राज के अतिथि गृह में दरबार से लौटकर हीरा सिंह ने राजा महक सिंह के नाम एक पत्र लिखा। महकगढ़ पहुंच एक हरकारे ने वह पत्र राजा महक सिंह को दे दिया। महाराज, आपके धनकगढ़ न आने से महाराज दिग्विजय सिंह अप्रसन्न है, इसलिए आप राजवैद्य से उचित औषधियां लेकर शीघ्र यहाँ आ जाइए। पर सीधे धनकगढ़ न आकर धनकगढ़ से 5 मील दूर गुलाबपुर गांव में आकर आप रुक जाइए और तब तक वहां रुके रहिए जब तक मैं स्वयं आपके पास कोई दूसरी खबर न भेजूं। प्रधानमंत्री हीरा सिंह। पत्र पढ़कर राजा महक सिंह सोच में पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने मुझे धनकगढ़ न पहुंचकर गुलाबपुर गांव में ही क्यों रुक जाने को कहा है? अवश्य ही इसमें कोई भेद छिपा हुआ है। उपचार हेतु राजवैद्य से उचित औषधियां ले राजा महक सिंह उसी समय गुलाबपुर गांव की ओर रवाना हो गया। जब वह गुलाबपुर पहुंचा, गांव वासियों, हम महकगढ़ के राजा हैं। हमारी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके गांव में रुककर कुछ दिन विश्राम करना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। गांव के प्रधान के यहाँ राजा महक सिंह के ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। इधर धनकगढ़ में यह बात हमारे हृदय में शूल की तरह चुभ रही है
कि हमारे निमंत्रण को राजा महक सिंह ने स्वीकार न कर अपने स्थान पर अपने प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों भेजा है। 3-4 दिन पश्चात एक दिन महाराजा दिग्विजय सिंह राजकीय अतिथि गृह में ठहरे सभी राजाओं के साथ अपने नगर के भ्रमण पर निकला। प्रधानमंत्री हीरा सिंह भी उस काफिले में शामिल था। मार्ग में एक कसाई भेड़ की खाल उतार रहा था। दिग्विजय सिंह ने बड़े ध्यान से उस कसाई की ओर देखा। फिर उसने साथ चलते हीरा सिंह से कहा, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम शीघ्र ही अपने महाराज को धनकगढ़ में बुलवाओ। क्या तुमने उन्हें इस आशय की सूचना भिजवाई? हाँ महाराज, मैंने उनके पास खबर भेज दी है। वे शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। उन्हें शीघ्र ही हमारी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। अवश्य महामहिम, वे शीघ्र ही उपस्थित होंगे। कसाई की ओर देख मुझसे बात करते हुए महाराज दिग्विजय सिंह की भौहें चढ़ी हुई हैं। राजकीय अतिथि गृह में पहुंचकर शीघ्र ही हीरा सिंह ने एक पत्र लिखा। सुनो, महाराज महक सिंह इन दिनों समीप के ही गुलाबपुर गांव में ठहरे हुए हैं। तुम यह पत्र उन तक पहुंचाओ। जो आज्ञा। हीरा सिंह का पत्र मिलते ही राजा महक सिंह गुलाबपुर से अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। प्रधानमंत्री हीरा सिंह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उनकी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे गुलाबपुर बुलाए और इस प्रकार वापस महकगढ़ भेजने का निर्णय हीरा सिंह ने निश्चय ही किन्हीं विशेष क्षणों में लिया होगा। 1 सप्ताह और बीत गया। एक दिन जब दिग्विजय सिंह अपने अधीनस्थ सभी राजाओं के साथ अपने दरबार में बैठा था, उसने हीरा सिंह से कहा, हीरा सिंह जी, तुम तो कह रहे थे कि तुमने अपने महाराज के पास मेरी आज्ञा भेज दी है। वे अभी तक तो हमारे दरबार में उपस्थित नहीं हुए हैं। क्षमा करें महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अपने महाराज के पास नहीं भेजी। नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? महामहिम, महाराज, मैं इसका उत्तर आपको इसी समय दे सकता हूँ, पर उत्तर देने से पूर्व आपसे एक वचन चाहता हूँ। कैसा वचन? महामहिम, आप यह वचन दे कि मेरी बातें सुनने पर आप मेरे स्वामी महाराज महक सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं राजा महक सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करूँगा। तो सुनिए महामहिम, मैंने आपका आदेश पाकर अपने महाराज को पत्र में लिख दिया था कि वे धनकगढ़ आ जाए। वे आ भी गए थे। आ गए थे, लेकिन कहाँ? धनकगढ़ में तो हमने उन्हें नहीं देखा। महामहिम, वे धनकगढ़ में नहीं, अपितु धनकगढ़ से 5 मील दूर गुलाबपुर गांव में आकर ठहरे हुए थे। लेकिन क्यों? हमने तो उन्हें धनकगढ़ में बुलाया था। महामहिम, मैंने महसूस किया था कि आप हमारे महाराज से अप्रसन्न हैं, इसलिए मैंने उन्हें धनकगढ़ आने से रोक दिया था। मैंने गुलाबपुर ही उनके पास खबर भिजवा दी थी कि वे शीघ्र ही वापस महकगढ़ लौट जाए और धनकगढ़ आने का नाम भी न लें। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि मैं तुम्हारे राजा से अत्यधिक अप्रसन्न हूँ? महामहिम, शायद आपको याद होगा कि एक दिन जब आप नगर भ्रमण पर हम लोगों के साथ निकले थे, तो रास्ते में एक कसाई अपनी भेड़ की खाल उतार रहा था। हाँ, हमें यह अच्छी तरह याद है। महामहिम, उसकी ओर देखने के पश्चात ही आपको मेरे स्वामी का स्मरण हुआ था। इससे मैंने यह अनुमान लगाया कि जो व्यवहार कसाई अपनी भेड़ के साथ कर रहा है, वही व्यवहार आप मेरे महाराज के साथ करने के लिए बेचैन हैं। बस उसी दिन मैंने महाराज के पास गुलाबपुर खबर भेज दी कि वे यहाँ से महकगढ़ लौट जाए और भूल कर भी धनकगढ़ न आए। यह सुन दिग्विजय सिंह सोच में पड़ गया। यह बात सच है कि उस दिन कसाई को देखने के पश्चात मेरे मन में राजा महक सिंह के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भाव उत्पन्न हो उठा था। निश्चय ही हीरा सिंह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का स्वामी है, तभी तो इसने सूक्ष्मता से उस समय मेरे मन की बात पढ़ दी। उसे सोच में पड़ा देख। महामहिम, सच बात यह भी है कि जिस समय आपका यहाँ आने का निमंत्रण पत्र हमारे महाराज के पास गया था, उस समय वे गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर यहाँ मुझे आपकी सेवा में भेज दिया। ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं, अपितु परिस्थितिवश किया। ऐसा करके उनका उद्देश्य आपका अपमान करना कदापि नहीं था। महामहिम, अपने महाराज का पक्ष मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें दंडित करें या माफ कर दें। हीरा सिंह जी, तुम्हारे महाराज को क्षमा करने का वचन तो हम पहले ही तुम्हें दे चुके हैं, पर हाँ, उनके स्थान पर हम तुम्हें दंड देंगे। मुझे? आप मुझे दंड देंगे महामहिम? हाँ हीरा सिंह जी,
हम तुम्हें दंड देंगे, और वह दंड यह है कि हम आज और इसी समय से तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महामहिम? मैं इस योग्य कहाँ हूँ? हीरा सिंह जी, हम तुम्हारी योग्यता की सीमा जान चुके हैं। तुम में यह अद्भुत विशेषता है कि तुम किसी भी मनुष्य के मनोभाव को पढ़कर उसके दिल का हाल जान लेते हो। उस दिन कसाई को देखकर हमारे मन में निश्चय ही तुम्हारे महाराज के प्रति हिंसा का भाव उपजा था। उस समय यदि तुम्हारे महाराज धनकगढ़ आ जाते तो हम निश्चय ही उन्हें मौत की सजा सुनाते। हीरा सिंह जी, तुम में वह विलक्षण प्रतिभा है जो विरलों में ही देखने को मिलती है। महामहिम, आप मेरी आवश्यकता से ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। तब महाराज दिग्विजय सिंह ने दरबार में उपस्थित सभी राजाओं से कहा, जानते हैं आप सभी को इस बार मैंने धनकगढ़ क्यों बुलाया था? नहीं महामहिम, आपके बताए बिना हम भला कैसे जान सकते थे? हम तो जब से धनकगढ़ आए हैं तब से आपके दर्शनों का लाभ और आपके आतिथ्य सत्कार का लाभ उठा रहे हैं। तो सुनिए, आज से 2 माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री कालकूट का आकस्मिक निधन हो गया था। तब से प्रधानमंत्री का पद रिक्त पड़ा हुआ था। हम प्रधानमंत्री पद किसी सुयोग्य पात्र को सौंपना चाहते थे, इसलिए हमने आप सभी को धनकगढ़ में बुलवाया था। आप लोगों से हम इस विषय में कुछ सलाह मशवरा करते। इससे पहले ही हमें प्रधानमंत्री पद के प्रबल व उपयुक्त दावेदार हीरा सिंह जी मिल गए हैं। हम इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए आप सभी लोग चाहें तो आज ही अपने अपने राज्यों को वापस लौट सकते हैं। जो आज्ञा महामहिम। दरबार की समाप्ति पर हीरा सिंह जी, आइए, आज से तुम प्रधानमंत्री महल में रहोगे। जो आज्ञा महामहिम। प्रधानमंत्री महल में पहुंच हीरा सिंह सोचने लगा, सरस्वती माँ की कृपा से ही मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंचा हूँ। इधर जब महाराज दिग्विजय सिंह अपने महल में पहुंचे, सुना है महाराज ने किसी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है। हाँ महारानी प्रभा, हमने महकगढ़ के प्रधानमंत्री हीरा सिंह को इस पद पर नियुक्त किया है। वह बहुत ही पैनी दृष्टि का स्वामी व बहुत ही बुद्धिमान है। ऐसा? महाराज, एक बात पूछूं? हीरा सिंह जी को प्रधानमंत्री पद सौंपने से पहले आपने उनकी बुद्धिमानी की कोई परीक्षा ली? नहीं महारानी, ऐसी कोई परीक्षा तो हमने हीरा सिंह की नहीं ली। तब मैं यही कहूंगी कि आपने बड़ी ही जल्दबाजी में प्रधानमंत्री पद के लिए हीरा सिंह का चयन किया है। इस पद पर नियुक्त करने से पहले आपको कम से कम एक बार तो उनकी बुद्धि की परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। महारानी, हीरा एक सुयोग्य पात्र है। उसकी योग्यता को हम अच्छी तरह जान गए हैं। बस इसलिए हमने उसकी कोई परीक्षा नहीं ली। लगता है महाराज को हीरा सिंह की बुद्धिमानी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है महारानी। महाराज, यदि आज्ञा दें तो एक बात कहूं? कहो महारानी। महाराज, मैं नवनियुक्त प्रधानमंत्री हीरा सिंह जी की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। ओह, हमें स्वीकार है। हम अभी प्रधानमंत्री हीरा सिंह को यहाँ बुलवाते हैं। सेवक शीघ्र ही हीरा सिंह को राजमहल में बुला लाया। प्रधानमंत्री हीरा सिंह जी, हमारी महारानी आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐतराज कैसा महामहिम? यह तो मेरा सौभाग्य है जो महारानी जी ने मुझे इस योग्य समझा। हीरा सिंह जी, बुद्धि की परीक्षा देते समय बस एक बात का ख्याल रखना, हमारी महारानी प्रभा भी बहुत विदुषी है। इनके प्रत्येक प्रश्न का बड़े सोच विचार के पश्चात ही जवाब देना, वरना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। जी महामहिम, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तत्पश्चात महारानी जी, आदेश दीजिए, मैं किस प्रकार बुद्धि की परीक्षा दूं? यह सुन महारानी प्रभा ने थाल पर रखे कपड़े को हटाया। प्रधानमंत्री जी, ये तीनों मूर्तियां एक चतुर कारीगर द्वारा बनाई गई हैं। तीनों मूर्तियां एक समान सुंदर और एक जैसे ही आकार प्रकार की हैं। आपको इन मूर्तियों को देखकर केवल यह बताना है कि इनमें से कौन सी मूर्ति सर्वोत्तम, कौन सी मध्यम, कौन सी निम्न कोटि की है। महारानी प्रभा का कथन सुन महारानी जी ने तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न किया है। तीनों मूर्तियां एक समान सुंदर हैं। इसके संबंध में यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन है कि इनमें कौन सर्वोत्तम, कौन मध्यम और कौन सी निम्न कोटि की है। लेकिन जब महारानी ने मुझसे इन मूर्तियों के विषय में यह प्रश्न पूछा है तो अवश्य ही उसमें कोई न कोई सार जरूर ही छिपा होगा। हीरा सिंह ने मूर्तियों को भली भांति देखकर महारानी प्रभा से कहा, महारानी जी,
यदि आज्ञा दे तो इन मूर्तियों को आज मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इन मूर्तियों के विषय में अध्ययन करने के पश्चात मैं कल आपको बताऊंगा कि इनमें कौन सर्वोत्तम, कौन मध्यम और कौन सी निम्न कोटि की है। हीरा सिंह उन मूर्तियों को अपने महल में ले आया। इन तीनों की क्रमवार श्रेष्ठता के विषय में किस प्रकार ज्ञात करूं? अगले दिन जब वह तीनों मूर्तियों को लेकर राजमहल में पहुंचा। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्या आप यह ज्ञात कर सके कि इन मूर्तियों में कौन सर्वोत्तम, कौन मध्यम और कौन निम्न कोटि की है? हाँ महारानी जी, मैंने इन मूर्तियों का निरीक्षण करके जान लिया है कि इनमें कौन सी मूर्ति किस कोटि की है। तब हीरा सिंह ने तीनों मूर्तियों को अलग अलग क्रम से 3 चौकियों पर रखा। महारानी जी, पहली चौकी पर रखी मूर्ति सर्वोत्तम, दूसरी चौकी पर रखी मूर्ति मध्यम व तीसरी चौकी पर रखी मूर्ति निम्न कोटि की है। पर प्रधानमंत्री जी, आपका इतना कहना ही तो पर्याप्त नहीं है। जब तक आप अपने कथन को सिद्ध न करें, हम आपकी बात को कैसे मान ले? महारानी जी, मैंने यह कब कहा है कि आप मेरे कथन मात्र से ही मेरी बात को ठीक मान ले? मैं अभी आपके सामने अपने कथन की सत्यता को सिद्ध कर रहा हूँ। तब हीरा सिंह ने जेब में रखा एक पतला सा तार निकाला और उसे पहली मूर्ति के कान में डाला। तार तो सारा का सारा मूर्ति के अंदर चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।